हेलो डियर लर्नर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर 2। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सो एज द टाइटल इज स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इट मीन्स द स्टोरीज ऑफ दोज चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड। यहाँ पे हम कुछ ऐसे बच्चों की बात करेंगे जो सर्कमस्टांसेस की वजह से अपना बचपन नहीं जी पा रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई द टाइटल इज स्टोलन चाइल्डहुड। जिनका बचपन जो है वो उनसे चुरा लिया गया है, जिन्हें पता ही नहीं है कि बचपन होता क्या है। ऑलराइट, एंड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय द राइटर अनीस जंग. So the first story in the row is sometimes I find a rupee in the garbage. So definitely आप सबको पता चल गया होगा कि यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करने वाले यानी रैग पिकर्स की बात हो रही है. रैग पिकर्स आर द वंस हु कलेक्ट समथिंग फ्रॉम द गार्बेज. ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चों की बात करने वाले हैं हु आर रैग पिकर्स. ठीक है, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट बट द चिल्ड्रन आर रैग पिकर्स. और बात हो रही है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. यहाँ पे एक बच्चा ये बोल रहा है कि कई बार उसको उस गार्बेज में से 1 रुपी मिलता है. ठीक है, क्या हुआ स्टोरी में जो इसका टाइटल ये रखा गया. लेट्स रीड. वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood. So this is the writer. I here refers to the narrator. वो ये कह रही हैं कि साहिब जो बच्चा यहाँ पे जो रैग पिकर का रोल प्ले कर रहा है वो ये बता रही हैं कि मैंने साहिब से पूछा जो कि मुझे मिलता था एवरी मॉर्निंग. ठीक है, जो मुझे मिलता है एवरी मॉर्निंग. एंड कहाँ मिलता है वो उसे. नियर द गार्बेज डम्प्स ऑफ अ नेबरहुड. उसके पड़ोस में जो कचरे का ढेर जो पड़ा रहता है वहाँ पे क्या कर रहा होता है वो बच्चा. ही इज़ फाउंड स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड. वो सर्च कर रहा होता है. स्क्राउंजिंग फॉर का मीनिंग आई हैव गिवन हियर, सर्चिंग फॉर. वो गोल्ड सर्च कर रहा है गार्बेज डम्प्स में. अब ये गोल्ड गार्बेज डम्प्स में कैसे मिलेगा, जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा. तो राइटर ने क्या पूछा उससे, वाई डू यू डू दिस, कि आप ये वाला काम क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. अब वो साहिब के बारे में बता रही हैं कि साहिब जो है वो उसने अपना घर काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ दिया था. सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. अब उसका जो घर था वो कहाँ था. अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, मतलब इन द मिडल ऑफ द ग्रीन फील्ड्स. ठीक है, हरे हरे जो मैदान थे, खेत थे, उनके बीच में उनका घर जो है वो ढाका में था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. लेकिन वो घर बिकॉज उन्होंने बहुत पहले लॉन्ग अगो छोड़ दिया था तो अब दूर दूर तक भी उसकी मेमोरी में वो घर नहीं है. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. अब उनकी मदर ने उनको बताया कि बहुत बार ऐसे स्टॉर्म्स आए जिन्होंने स्वीप अवे कर दिया उनके फील्ड्स को, होम्स को, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. उसकी मदर ये उन्हें बताती हैं. दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने वो अपना जो ढाका का ग्रीन फील्ड्स के बीच में जो घर था वो छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. लुकिंग फॉर, सर्चिंग फॉर गोल्ड. गोल्ड सर्च करने आए वो बिग सिटी में जहाँ पे वो अब रहते हैं. स्क्राउंजिंग मीनिंग सर्चिंग फॉर. प्लीज़ नोट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग्स, दे विल हेल्प यू फॉर एनी काइंड ऑफ योर कंपोजिशन और रीडिंग पर्पजेज, है ना. गार्बेज डम्प्स अ साइट फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल. अ साइट मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे डिस्पोज किया जाता है वेस्ट मटेरियल को, उसे बोलते हैं गार्बेज डम्प्स. Then amidst means in the middle of. Let's read further. I have nothing else to do. अब जब राइटर ने पूछा कि आप ये क्यों करते हो तो उन्होंने बोला I have nothing else to do. He mutters looking away. मतलब दूसरी तरफ देखते हुए, डायरेक्टली बात नहीं किया, दूसरी तरफ देखते हुए धीरे धीरे. muttering means to speak slow, है ना. तो धीरे धीरे उन्होंने बोला कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब glibly का मतलब होता है confident वे से, but where you are not careful about whatever you are saying. ठीक है, you are quite confident but not careful. यहाँ पे मैंने मीनिंग प्रोवाइड कर दिया है आपको glibly का, you can just note down it. Then
अब राइटर ने उनसे पूछा है कि आप स्कूल जाइए ना, ठीक है। एक बड़े कॉन्फिडेंट वे में उन्होंने पूछा, लेकिन उनको इमीडिएटली रियलाइज़ हो गया कि कितना होलो उनका एडवाइस था, ठीक है। कि एक रैग पिक, कचरा बीनने वाला बोला जाता है रैग पिकर को लिटरली हिंदी में। तो अगर एक कचरा बीनने वाले बच्चे से आप डायरेक्टली जाके सिर्फ ये पूछोगे कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाइड है, बट उस सिचुएशन में वो बहुत ऑकवर्ड है, ठीक है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, नाउ दिस इज़ द रिप्लाई फ्रॉम द बॉय कि कोई स्कूल नहीं है नेबरहुड में। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कह रहे कि जब कोई स्कूल वहाँ बन जाएगा जहाँ मैं रहता हूँ उसकी नेबरहुड में, तब मैं ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। अब राइटर ने फिर एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया है जो कि फिर से इतना पॉन्डर्ड नहीं है, सोचा समझा हुआ नहीं है। उन्होंने हाफ जोकिंग मैनर में, मतलब थोड़ा सा ऐसे मस्ती में उन्होंने बोला कि मैं स्कूल ओपन करूं तो क्या तुम आओगे। लेट्स सी व्हाट डज ही से नाउ। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपकी हेल्प के लिए यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं, जस्ट गो थ्रू देम एंड मेक अ नोट ऑफ देम। येस ही सेज, अब वो कह रहा है कि हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत सी बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे लाके वो कहता है कि मैं ज़रूर जाऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। अब देखिए क्या हुआ राइटर के साथ में, नरेटर के साथ में, कि थोड़े दिन बाद में वो बच्चा भागता हुआ उनके पास में आता है और उससे पूछता है कि आपका स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड स्कूल। अभी राइटर का जवाब था कि स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। अब उनको बहुत एम्बेरस्ड फील हो रहा है, मतलब शी इज़ फीलिंग अशेम्ड, कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो कि एक्चुअली में उनको नहीं एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। शी जस्ट सेड इट हाफ जोकिंग, है ना, एक ईजी से मैनर में उन्होंने कहा था, नॉट पर्पसफुली। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। ब्लीक वर्ड मीन्स एम्प्टी वर्ड। उन बच्चों की दुनिया इतनी खोखली है, इतनी एम्प्टी है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोमिसेस हैं मेरे जैसे ही, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्रोमिसेस उनके साथ में मेक करते हैं बट फुलफ़िल नहीं करते। तो वो बहुत एम्बैरेस्ड फील करती हैं, लेकिन वो ये सोचती हैं कि शायद इस बच्चे को ये चीज़ जो है इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज इनकी दुनिया में तो हर कोने में इसी तरह के प्रोमिसेस जो हैं इनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो शी फील्स डेफिनेटली सैड अबाउट द बॉय। अबाउंड मीन्स एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, बहुत सारे लोग ऐसे प्रोमिसेस करते हैं, एंड ब्लीक इज़ एम्प्टी। फर्दर, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब जब कुछ महीने हो गए उसको जानते हुए, तो नरेटर ने उनसे उनका नाम पूछा, एंड ही आंसर साहिबे आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। अब नरेटर ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि उनके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अब नरेटर ये कह रहे हैं कि अगर उनको ये पता चल जाता कि उनके नाम का जो मतलब है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिबे आलम। आलम मतलब पूरी दुनिया का जो साहिब है, जो लॉर्ड है, राजा है, ठीक है। तो उनको बहुत मुश्किल हो जाता बिलीव करना कि उनका नाम इतना रिच है। एंड व्हाट डज ही डू? अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम represents, he roams the street with his friends। अब अनअवेयर है वो, अनअवेयर मतलब उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि उनके नाम का क्या मतलब है या उनका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, बट ही इज़ जस्ट रोमिंग द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ में वो रोम करते हैं स्ट्रीट्स में। यहाँ पिक्चर में देखिए कितनी ब्यूटीफुल डिपिक्ट किया हुआ है। देन एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, देखो जो सब बच्चे हैं सबके पैरों में कोई भी स्लीपर्स नहीं है। बेयरफुट का मतलब होता है व्हेन यू हैव नो स्लीपर्स। who appear like morning birds and disappear at noon। अब ये जो बच्चे हैं ये अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं रैग पिकिंग के लिए और दोपहर तक डिसअपियर हो जाते हैं। गर्मी हो जाती है काफ़ी, तो सुबह सुबह ये कचरों के ढेर में से मतलब सबसे पहले प्रेजेंट होके द मैक्सिमम दे कैन कलेक्ट आउट ऑफ देम, उन गार्बेज डम्प्स में से जितना मैक्सिमम वो लोग पिक कर सकते हैं, इसलिए वो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब नरेटर ये कह रही हैं कि कुछ महीनों में तो वो ईच ऑफ देम मतलब उनमें से हर किसी को पहचानने लगी। बेयरफुट का मीनिंग है वेयरिंग नथिंग इन द फीट। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। अब उन्होंने उससे पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है आपने, है ना, क्यों नहीं पहनते हो। देन माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली। अब उसने इस बात का बहुत सिंपल सा आंसर दिया
कि मेरी मदर जो है वो शेल्फ से उनको नीचे नहीं उतारती हैं चप्पल्स को. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. अब देखो एक और बच्चा वहाँ पे खड़ा है, ठीक है, लेकिन उसने जो शूज़ पहने हैं वो मैच नहीं करते हैं, ठीक है. एक शूज़ किसी और डिज़ाइन का है और दूसरा किसी और डिज़ाइन का, किसी और कंपनी का, है ना. तो ये जो बच्चा है जिसने अनमैच्ड शूज़ पहन रखे हैं वो ये बताता है कि अगर इनकी मदर उतार भी देंगी तो भी ये इसको उतार के फेंक देगा. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब जब वो उस पर बात करने लगती हैं तो वो जो बच्चा है जिसके दोनों पैरों में अलग अलग शूज़ हैं वो शायद अपने पैरों को छुपाना चाहता है, इसलिए अपने पैरों को वहाँ से थोड़ा सा शफल करता है. He just moves away from there. I want shoes, says a third boy. अब थर्ड बॉय जो वहाँ पे था उस ग्रुप में वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए. Who has never owned a pair all his life. मतलब अभी तक अपनी लाइफ में उसको कभी भी शूज़ नहीं मिले. So he wanted to have shoes. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. हम लोगों ने भी देखा है राइटर की तरह. राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री मतलब कंट्री में उन्होंने कई जगह ट्रैवल किया है, सिटीज़ में, विलेज रोड्स पे देखा है उन्होंने बेयरफुट बच्चों को. If it is it is not lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation. अब जैसे नरेटर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन बच्चों के चप्पल ना पहनने का, स्लीपर्स ना पहनने का ये दिया जाता है कि ट्रेडिशन है कि हमारे बच्चे तो पहनते ही नहीं हैं चप्पल, ठीक है. आपने भी कॉमनली सुना होगा लोगों को ऐसे बात करते हुए या अपने आसपास ऐसे गार्बेज रैक पिकर्स जो हैं उनके बच्चों को घूमते हुए. आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. अब वो बहुत हैरान होती हैं कि क्या ये यही सिर्फ एक्सक्यूज़ है जो एक्सप्लेन कर रहा है इनकी नेवर एंडिंग पॉवर्टी की सिचुएशन को. परपेचुअल मीन्स नेवर एंडिंग कंडीशन, ठीक है. तो उनका जो ये नेवर एंडिंग कंडीशन ऑफ पॉवर्टी है, क्या उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इस एक्सक्यूज़ से कि ये हमारा ट्रेडिशन है कि हमारे बच्चे चप्पल पहनते ही नहीं हैं. दिस इज़ रियली अ पिटी. I remember a story. A man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. नरेटर बता रहे हैं कि उनको याद है एक स्टोरी उनको जो बताई थी अ मैन फ्रॉम उडीपी. अब ये जो उडीपी है इसको उडुपी भी बोला जाता है, ठीक है, UDUPI. दिस इज़ वन सिटी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल कि जब वो यंग थे तो वो ओल्ड टेम्पल के पीछे जो एक स्कूल था ना उसमें वो पढ़ा करते थे, ठीक है. ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल को क्रॉस करके जो स्कूल आता था वहाँ वो पढ़ते थे. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. उनके फादर जो हैं वो उस मंदिर में पुजारी थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. ब्रीफली मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, फॉर अ वाइल. तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकते थे और प्रे करते थे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. ठीक है. अब वो ये कह रहे हैं नरेटर कि 30 years later, 30 years के बाद में I visited his town and the temple. उन्होंने विज़िट किया उस टाउन को, उस टेम्पल को, और कंडीशन क्या थी, which was now drowned in the air of desolation. desolation का मतलब होता है empty, in the state of being empty, जो पूरी तरह से सुनसान वीरान पड़ा हो, ठीक है. in the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs. बैकयार्ड में जहाँ पे वो न्यू प्रीस्ट रहता था उसके घर पे आप उन्होंने देखी रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. ठीक है. Now this is an image provided by the writer. उन्होंने एक इमेज बना दी है हमारे दिमाग में कि वहाँ पे एक यंग बॉय आता है जिसने ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, सॉक्स और शूज़ पहने हैं और अराइव्ड पेंटिंग. पेंटिंग मीन्स जब आपका सांस फूल रहा होता है, ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रेथ्स. और वो क्या करता है, अपना स्कूल बैग जो है इसने थ्रो कर दिया एक फोल्डिंग बेड के ऊपर. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस
when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them. अब उस बच्चे को देख के उनको याद आया एक दूसरे बच्चे का प्रेयर जो उन्होंने गॉडेस को किया था कि जब उसको वो फाइनली पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए, तो उन्होंने ये प्रेयर किया था, मिल गया था जब उनको पेयर ऑफ शूज़, कि ये जो मेरा पेयर है ये कभी भी खोना नहीं चाहिए. The goddess has granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes. But many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. अब गॉडेस ने उनकी इस प्रेयर को एक्सेप्ट किया, ग्रांट किया, उनको वो शूज़ प्रोवाइड किए. यंग बॉयज़ लाइक, अब वो कह रहे हैं कि जो इन पुजारियों के जो बच्चे हैं, है ना, बेटे हैं, उनको तो अब शूज़ मिल गए थे, लेकिन मैनी अदर्स, बहुत से दूसरे बच्चे, अब वो वहाँ पे 30 ईयर्स बाद आई हैं वो विज़िट करने, है ना, लेकिन बहुत से दूसरे बच्चे रैग पिकर्स, ठीक है, ये जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनकी नेबरहुड में, वो अभी भी शूलेस हैं, उनको अभी भी शूज़ नहीं मिले हैं. यू कैन चेक आउट द मीनिंग ऑफ डेजोलेशन एंड पेंटिंग एंड नोट इट डाउन. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. अब वो बोल रहे हैं कि मेरी पहचान, एक्वेंटेंस का मतलब होता है कॉन्टेक्ट या पहचान, ठीक है, उन जो बेयरफुट रैग पिकर्स से उनकी पहचान थी, दैट लेड हर टू सीमापुरी. सीमापुरी गई वो, ठीक है. सीमापुरी क्या है, उन्होंने बताया है, इट इज़ अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ, पेरिफेरी मतलब होता है आउटर एरिया, ठीक है, दिल्ली के आउटर एरिया में है. माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली मीन्स दिल्ली की पेरिफेरी में ही है, आउटर एरिया ही है दिल्ली का, लेकिन मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली का मतलब सिम्बॉलिकली, कि अगर आप असली बात जाने तो, ठीक है, कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली की पेरिफेरी में ही है या दिल्ली के पास में ही है, लेकिन दिल्ली का लाइफ और सीमापुरी का लाइफ, उसको जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कि वहाँ से मीलों दूर है, ठीक है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. वो ये बता रही हैं कि जो यहाँ पे रहते हैं, दे आर एक्चुअली स्क्वैटर्स. स्क्वैटर्स क्या होते हैं, देखिए, स्क्वैटर्स वो लोग होते हैं जो अनलॉफुली, गैर कानूनी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसी भी अनइनहैबिटेड बिल्डिंग या अनयूज लैंड को. कोई भी खाली पड़ी हुई जगह या खाली पड़े हुए घर में जो लोग आके बैठ जाते हैं, कब्जा एक तरीके से कर लेते हैं, उन्हें बोला जाता है स्क्वैटर्स. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो लोग रह रहे हैं सीमापुरी में, वो एक्चुअली स्क्वैटर्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में. साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस. विल्डरनेस मीन्स अ वेस्ट लैंड, ठीक है, कि सीमापुरी उस टाइम क्या था, एक विल्डरनेस था, मतलब एक बिल्कुल वेस्ट लैंड था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे जब वो वहाँ पे आए. इट स्टिल इज़, आज भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ नहीं है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन ये अब एम्प्टी नहीं है बिकॉज ऐसे लोग वहाँ पे आके रह गए हैं, साहिब और उसकी फैमिली के जैसे लोग. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूट्स ऑफ टिन एंड टैपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. वो ये बता रहे हैं कि ये जगह अब एम्प्टी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब 10,000 रैग पिकर्स रह रहे हैं, ठीक है. मड के बने हुए उनके हाउसेस हैं, जिनकी जो छतें हैं वो टिन की हैं या फिर टैपोलिन की हैं. क्या होता है ये हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लोथ होता है, ठीक है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज का कोई वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है. ड्रेनेज या रनिंग वाटर, नथिंग इज़ in a proper way there, but the people are living there. They have become squatters there. They have got something to cover their head as a shelter. Shelter मिल गया है बस उनको वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits. Permits again जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी तरह का जो परमिशन है वो उनको नहीं मिला है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे रह रहे हैं. विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास में राशन कार्ड है, ठीक है. दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन. अब इस राशन कार्ड से उनको फ़ायदा क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया गया उनको ये राशन कार्ड, ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ सके और वो ग्रेन मतलब जो अनाज उनको चाहिए वो बाय कर सकें. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़. तो एक जो लेडी हैं वो बोल रही हैं कि
if at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain. तो ये एक ग्रुप ऑफ वुमेन है, टैटर्ड साड़ीज़, जिनकी बहुत फटी फटी सी साड़ी हैं, टॉर्न आउट साड़ीज़ हैं जिन्होंने पहन रखी हैं, उनमें से एक लेडी ने बोला है कि अगर डे के एंड में हम अपनी फैमिली को फीड करने जितना जुटा पाते हैं, ठीक है, और खाली पेट जो है वो दर्द करता है, ये सबको पता है ना, तो वो एम्प्टी स्टमक नहीं रहते, वो एकिंग स्टमक नहीं रहते, बेड पे जाके सो पाते हैं आराम से, तो वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ रहना पसंद करेंगे रादर देन लिविंग इन द फील्ड्स। जैसे वो ढाका के फील्ड से आए थे ना साहिब की फैमिली, तो वो उन खेतों में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ से उनको कोई अनाज नहीं मिलता, बल्कि वो यहाँ पे रहना चाहेंगे जहाँ एटलीस्ट वो खाने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर पाते हैं, और भूखे पेट, है ना, दर्द हो पेट में भूख से, ऐसे उनको नहीं सोना पड़ता। सो यहाँ पे इसलिए नरेटर ने बोला कि फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, की पहचान हो ना हो, खाना मिलना जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, okay, सो ये उन्होंने आंसर दिया है नरेटर को, जब नरेटर ने उनसे पूछा कि वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स को, रिवर्स को क्यों छोड़ के यहाँ पे रह रहे हैं एकदम डेजोलेट प्लेस में। Whenever they find, they pitch their tents that become transit homes. अब आगे उन्होंने बताया है कि जहाँ पे wherever, जहाँ पे भी उनको फूड मिलता है वो अपने टेंट्स लगा लेते हैं, और इनके जो घर हैं दे आर लाइक ट्रांजिट होम्स, ठीक है, शिफ्ट कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, टेम्प्रेरी होम्स ये लोग बिल्ड करते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, बिकॉज उनको भी सर्वाइवल के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ काम करना पड़ता है, सो दे हैव बीन कॉल्ड हियर पार्टनर्स। बच्चे बड़े होते हैं इन्हीं घरों में और अपने सर्वाइवल के लिए खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और यहाँ पे एक ही काम है, दैट इज़ रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट इज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, ठीक है, तो एक प्रपोर्शंस मीन्स एक हिस्सा, ये एक बहुत ही फाइन आर्ट बन गई है उन लोगों की, कि बहुत वो स्किल्ड हो गए हैं रैग पिकिंग में, ठीक है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज गोल्ड है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more. अब वो कह रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे गार्बेज से वो जो गोल्ड सर्च करने की बात हुई थी ना, तो मैं आपको बता दूँ कि गोल्ड उनके लिए एक्चुअली क्या है कि उनको अगर उस गार्बेज में कुछ भी मिल जाता है, ये भी मेटाफोरिक यूज़ है, ठीक है, ये सिंबलाइज कर रहा है किसको, ये उस रैग में से मिलने वाले कोई भी आइटम्स, चाहे वो कोई फूड आइटम हो, चाहे वो कुछ कपड़े हो, शूज़ हो, है ना, कुछ भी ऐसा जो किसी ने वेस्ट समझ के गिरा दिया हो और इन बच्चों के वो काम आ जाए, ठीक है, इसलिए वो सब चीज़ें इनके लिए गोल्ड की तरह से प्रेशियस थी, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस दे वर गेटिंग देयर फूड, इट वॉज हेल्पफुल टू देम टू गेट अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पे उनको छत मिल रही थी इस काम से, है ना, चाहे वो छत लीक करती हो, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत कुछ है, ठीक है। पेरेंट्स मैनेज कर पा रहे हैं, बच्चा मैनेज कर पा रहा है अपने सर्वाइवल के लिए, तो वो बहुत कंटेंटेड है, दे आर सेटिस्फाइड। देन आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, हिज आइज लाइटिंग अप। अब ये डबल कॉर्ड्स में डायलॉग है साहिब का, जिसकी आंखों में चमक आ रही है। क्यों आ रही है, वो ये कह रहा है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिलता है उसमें से, और कभी तो 10 रुपी का नोट भी मिलता है। देखा, ये सब चीज़ें गोल्ड हैं उनके लिए। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. अब नरेटर यहाँ पे कह रही हैं कि अगर आप एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है कचरे के ढेर में से, तो आप स्टॉप नहीं करते हो सर्च करना, क्योंकि आपको यू जस्ट गेट अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, आपको होप हो जाती है, आपको उम्मीद हो जाती है कि शायद और ढूंढेंगे तो थोड़ा और मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। अब ये बहुत ही अच्छी लाइन है, यहाँ पे नरेटर ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग कुछ और है, जो उनके पेरेंट्स के लिए है ना, उससे डिफरेंट है इनके लिए मीनिंग।
फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। क्यों है उसका भी आंसर है यहाँ पे। इन बच्चों के लिए तो देयर इज़ समथिंग वंडरफुल, है ना। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रैप किया हो और अचानक से वो जिसको वो मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाए। यानी गार्बेज के ढेर को जब वो इधर उधर शफल करके उसमें से कुछ ढूंढते हैं, कुछ मिल जाता है, देन इट इज़ लाइक वंडरफुल फॉर देम, इट्स अ मीन ऑफ जॉय फॉर देम। बट फॉर पेरेंट्स इट इज़ ओनली अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, सिर्फ वो सर्वाइवल के लिए ही ऐसा काम करते हैं। बच्चों को फिर भी इसमें कुछ फन लगता होगा। लाइटिंग अप मीन्स शोइंग जॉय एंड हैप्पीनेस। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम ही हम्स। हम का मतलब होता है हमिंग, मीन्स जैसे बर्ड्स हमिंग करते हैं ना, मन ही मन में कुछ बात करना, है ना। तो वो ये कह रहा है कि एक सुबह जो है साहिब को, सॉरी नरेटर ने यहाँ पे साहिब को देखा कि साहिब कहाँ खड़ा था, फेंस गेट पे, जो गेट पे फेंसिंग की होती है ताकि कोई अंदर एंटर ना हो सके। तो ऐसे गेट जो कि नेबरहुड में था, नेबरहुड क्लब जो था उसका गेट था, जो फेंस्ड गेट था, वहाँ पे वो दो यंग लोगों को देख रहा था जिन्होंने वाइट ड्रेस पहना हुआ था और टेनिस खेल रहे थे। टेनिस के टाइम वाइट ड्रेस पहना जाता है। आई लाइक द गेम, और वो खुद से कहता है कि मुझे गेम बहुत पसंद है। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, he gets satisfied to watch it standing behind the fence। फेंस के पीछे से ही देखकर उसे बहुत खुशी मिल जाती थी। I go inside when no one is around, he admits। अब वो एक्सेप्ट करता है, एडमिट का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना। वो एक्सेप्ट करता है कि जब कोई भी नहीं होता ना अंदर, तो वो अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। अब एक गेट कीपर के बारे में वो बात कर रहा है कि वो मुझे अलाउ कर देता है। लेट्स मी मीन्स लेट मी गो, वो मुझे जाने देता है to use the swing। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। अब साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो बहुत स्ट्रेंज लगते हैं। उसकी डिसकलर्ड मतलब जिसका शर्ट का जो कलर है वो फेड हो चुका है, और शॉर्ट्स जो उसने जिस तरीके पहने हुए हैं उसके साथ में टेनिस शूज़ वो बहुत ऑकवर्ड लगते हैं। बट वो ये कहता है एक्सप्लेन करने के मैनर में कि किसी ने मुझे इनको दिया था, ये शूज़ मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। लेकिन फैक्ट क्या है कि ये डिस्कार्डेड शूज़ हैं, थ्रोन अवे हैं, किसी रिच बॉय ने फेंक दिए हैं वो जूते। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर देम, जिसने मना कर दिया होगा शायद। रिफ्यूज़ का मतलब है मना करना, परहैप्स मीन्स शायद, जिसने शायद मना कर दिया होगा उनको पहनने से, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में एक छेद था। डज़ नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये बात जो है वो उसको बॉदर नहीं करती, वो वरी नहीं करता, चिंता नहीं करता कि छेद है या नहीं है। बस टेनिस शूज़ मिल गए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर हिम। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। ऐसा एक बच्चा जो नंगे पाँव चलता हो, बेयरफुट चलता हो, अगर उसको एक होल वाला शूज़ भी मिल जाएंगे तो भी उसके लिए तो ड्रीम कम ट्रू है, सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन नरेटर यहाँ पे पिटीफुल मैनर में कह रहे हैं, उनको बहुत दुख हो रहा है कहते हुए कि जो गेम वो देख रहा है इतने शौक़ से, है ना, इतनी लगन से, वो गेम उसकी आउट ऑफ रीच है, वो उसकी पहुँच में नहीं है। द मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब उस सुबह साहिब को उन्होंने देखा कि वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। उनके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है, साहिब के हाथ में। कैनिस्टर मीन्स अ काइंड ऑफ अ कंटेनर, जैसे हम लोग दूध लेने जाते हैं तो समथिंग कुछ कंटेनर लेके जाते हैं ना, दैट वन। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वो बताता है कि वो अब एक टी स्टॉल में काम करता है जो सड़क के नीचे की तरफ है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो उसको उस टी स्टॉल पे काम करने के बदले में क्या मिलते हैं, 800 रुपीज़ और उसका पूरा खाना। ठीक है, जितना भी वो दिन में 2 टाइम 3 टाइम वो उसको खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब। अब नरेटर को क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या उसको जॉब पसंद है, तो वो उससे पूछती हैं। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। लेकिन उसका फेस जो है वो नरेटर को दिखाई देता है कि जिस तरीके से केयर फ्री तरीके से, है ना, बिल्कुल ना फिक्री से
जिस तरीके से वो घूमता था वो उसके फेस से अब कहीं खो गया है। वो केयर फ्री लुक जो है वो अब कहीं खो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी, सो लाइट ओवर हिज शोल्डर। अब जो प्लास्टिक बैग जिसमें रैग पिक करके डाला होता था, है ना, जो कि उसके शोल्डर पे उसको बहुत हल्का लगता था, उससे ये स्टील कैनिस्टर जो है वो बहुत भारी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, ये कैनिस्टर किसका है? उस आदमी का है जो उस टी स्टॉल का ऑनर है ना, हु ऑन्स द टी शॉप। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहिब अब खुद का मास्टर नहीं है, मीन्स ही हैज़ टू डू समथिंग एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय द टी स्टॉल ऑनर। जैसा टी स्टॉल ऑनर उसको इंस्ट्रक्शन देगा उसको वैसा करना पड़ेगा, अब वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकता। सो दिस इज़ अबाउट साहिब एंड द टाइटल समटाइम्स अ फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज डंप्स।